और भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं अपने परिवार के इस वृद्धजन का पालन पोषण करूँगा, उनकी देखरेख करूँगा, और यदि ऐसे पालन पोषण करने से वो हट जाता है, पूरी तरीके से हट जाता है, इनकार कर देता है, तो उसमें उनके लिए सज़ा भी दी गई है। 3 माह तक की सज़ा है और फाइन है। तो ये भी आप उनके परिवार में जाकर बताएं कि अपने माता पिता का किस तरीके से पालन करें, अन्यथा उनको दोष सिद्ध भी करार किया जाएगा। पालन किया था उसमें हमने यही पालन किया कि तीनों बच्चे अपना उत्तरदायित्व निभाए और माता और पिता दोनों को राशि प्रदान करें घर में। तो इसमें ये समझना आवश्यक है कि 3 ही चीजें आती हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को परेशान होना पड़ता है। पहला तो ये कि वो रजिस्ट्री रद्द कराना चाहते हैं, तो रजिस्ट्री रद्द कराने के लिए जो क्लॉज है वो सेटिस्फाई होना चाहिए अधिकरण को, तभी हम रजिस्ट्री रद्द करने की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अगर आपके किसी के बच्चे घर में रह रहे हैं तो और उनको निकालना है तो वो सिविल का मामला बनता है। हाँ, हम बच्चों के साथ माता पिता को रखने के लिए इसमें निर्देशित कर सकते हैं। उनको अगर सुरक्षा प्रदान करनी है तो टीआई को या तहसीलदार के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करना चाहिए और उनको विधिवत घर में रखना चाहते हैं, मुझे लगता है तो सिविल में जाना चाहिए। और तीसरा, अगर सारे वारिसान उनके जितने भी हैं तो सारे वारिसानों का बराबर दायित्व बनता है कि वो अपने माता पिता और वरिष्ठ जनों की देखभाल करें। तो बाकी तो चीज़ें हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि मामले को जल्दी निपटाएं। कई बार 1-2 बार इस तरह की स्थितियाँ आई है कि वरिष्ठ नागरिक मेरे कार्यालय में आए और वो अधिकरण की बैठक नहीं हो पाई, तो हम उनसे व्यक्तिगत निवेदन करते हैं कि कई बार जो का प्रोटोकॉल होता है उसके कारण से वो चूक हो जाती है। फिर भी हम यथासंभव कोशिश करते हैं कि उनको प्रदान करें। इसमें सारे सुसंगत प्रावधान नियम के अंतर्गत है और तो इन्हीं के अंतर्गत हम करते हैं। तो इतना ही करके क्योंकि और कार्यक्रम धन्यवाद सर पूरा मुझे बताने के लिए। और किसी का मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, आप जितने भी यहाँ पे उपस्थित है हमारे बीच में, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की आवश्यकता की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, तो डायरेक्ट आप मेरे नंबर देके उनको बात करने के लिए बोल सकते हैं। मैं उनको समय देके जिस समय मैं कार्यालय में उपलब्ध हूँ मैं बुला लूँगा और मैं पर्सनली इन चीज़ों को देखूँगा। तो मेरा नंबर है 8085 69 2929 8085 69 2929 अरुण वर्मा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के विषय में माननीय कुटुंब न्यायाधीश महोदय जी उपरोक्त विषय पर प्रकाश डालने हेतु अनुरोध करती हूँ। करने वाले अधिवक्तागण और सभी प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो कार्यक्रम रखा गया है वो सिर्फ न्यायालय का काम नहीं है, लीगल एड सचिव का काम नहीं है, परंतु जब हम सब इस काम में अपना हाथ बढ़ाए हैं आगे और जिम्मेदारी लिए हैं, तो हमारा ये भरपूर कर्तव्य होता है कि हम बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा ले। और किसी तरीके से आज आप लोग को देखा जाए पता होगा कि हर न्यायालय में कितने केसेस पेंडिंग हैं। वो सिर्फ उसका कारण ये है क्योंकि लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं है, और यदि जानकारी है भी तो वो अधूरी जानकारी है, जिसके कारण अदालत में गलत एप्लीकेशन लगा देते हैं, आवेदन लगा देते हैं, कुछ भी मांग करते रहते हैं। और जब एक एप्लीकेशन ऐसा आ जाता है तो उसको डिसाइड करने की जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। तो आप सब लोग यही प्रयास करें, जब भी कोई जानकारी देने जाते हैं किसी गांव में, घर में, तो आप बताएं कि जो सत्य और सही बात है उसी के लिए न्यायालय तक आएं। मेरे पास मैं फैमिली कोर्ट का काम देख रही हूँ और हमारे परिवार में भी वृद्ध लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से सबके परिवार में होंगे वृद्धजन। तो सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य यही हो जाता है कि हम अपने घर से इस काम को चालू करें, अपने वृद्धों का बाकायदा सम्मान करें, क्योंकि आज ही तो कल हम भी उसी स्टेज में जाने वाले हैं। तो जब हम अपने घर में इस काम को चालू करेंगे
उनका सम्मान करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे, अपने खाना खाने के पहले उनसे पूछेंगे कि खाना खाएं कि नहीं खाएं, तो ये चीज़ घर के दूसरे बच्चे, दूसरे लोग भी सीखेंगे और वही बर्ताव वो हमारे साथ करेंगे। तो इस चीज़ की शिक्षा आप लोग दें। कानून तो अपनी जगह है, हम एक पारिवारिक माहौल में भी रहते हुए भी ये काम कर सकते हैं, उनके साथ एक अपनापन बताते हुए भी ये काम कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उस परिवार में जाकर बता सकते हैं कि आप अपने वृद्धजन का किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारी आज कानून बन गया है वृद्धजनों के लिए। इसका जरूरत क्यों पड़ा, आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो ये नियम को ये नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद भी कई ऐसे वृद्धजन हैं जिनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है और उनका आवेदन न्यायालय में आ जाता है, रिलीफ नहीं मिल सकता, अपनी सहायता नहीं मिल सकती है। तो हमको ये हमारी मजबूरी हो जाती है कि उनको बोलना पड़ता है कि आप ये आवेदन हटा लीजिए और दूसरे धारा में या इस नियम के तहत आइए, ताकि आपको उसमें कोई लाभ या कोई सुविधा दिला सके। इसके लिए भी जैसा कि अभी आप लोगों को पॉम्पलेट मिला होगा, 2007 में नियम आया है, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई है कि किस तरीके से वृद्धजन इस नियम का सहयोग या ले सकते हैं। इसके अलावा भरण पोषण का कानून भी है, जिसमें सिर्फ माता पिता को ही नहीं परंतु वृद्धजन को भी अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। इस पे एक माता 125 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है, उसमें एक शब्द लिखा है माता। तो वो माता में सिर्फ अपनी माँ नहीं आएगी, अपनी सगी माँ नहीं आएगी, पर यदि सौतेली माँ है और यदि किसी बच्चे को वो अडॉप्ट की है, दत्तक ग्रहण में ली है, तो वो बच्चा भी उस माँ की परवरिश करने का जिम्मेदार हो जाता है। जिसमें हमारे भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 41 में ये वृद्धजनों के लिए क्या क्या सहयोग है, क्या क्या दिया जा सकता है, उसके संबंध में नियम और उपबंध बनाए गए हैं। अनुच्छेद 41 इसको नोट कर देंगे आप और डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ भरण पोषण के लिए न्यायालय तक ना आए, उनको और भी बहुत सारी सुविधाएं दिलाई जानी है हमको, जैसे कि चिकित्सा की सुविधा। अस्पताल में जाते हैं तो उनके लिए बाकायदा बिस्तर होना चाहिए, अलग कमरे में और पूरी सुविधा के साथ बिस्तर होना चाहिए। और एक बात कि यदि उनको दवाई लेना है या अस्पतालों में जाकर टिकट कटाना पड़ता है, पर्ची बनाना पड़ता है, तो वो सबके साथ लाइन में खड़े नहीं होंगे, उनके लिए एक अलग लाइन बनेगा और उसमें वो जाकर अपना पर्ची कटा सकते हैं। फिर है उनके कल्याण के लिए आपको और हमको प्रचार भी करना है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारीगण के अलावा न्यायिक अधिकारी और आप सब भी जो हमारे न्याय विभाग से संबंधित हैं, आप हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस तरीके से प्रचार और प्रसार करें और किस तरीके से उनको पर्याप्त सुविधा दिलाएं। इसमें एक चीज़ और भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेता है कि मैं अपने परिवार के इस वृद्धजन का पालन पोषण करूँगा, उनकी देखरेख करूँगा, और यदि ऐसे पालन पोषण करने से वो हट जाता है, पूरी तरीके से हट जाता है, इनकार कर देता है, तो उसमें उनके लिए सज़ा भी दी गई है। 3 माह तक की सज़ा है और फाइन है। तो ये भी आप उनके परिवार में जाकर बताएं कि अपने माता पिता का किस तरीके से पालन करें, अन्यथा उनको दोष सिद्ध भी करार किया जाएगा। जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया कि यदि किसी परिवार में 3-4 बच्चे हैं और उन सब की बराबर की जिम्मेदारी है और उनके लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था करें। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई वृद्धजन एक बच्चे के पास रह रहा है और वो बच्चा उसके पालन पोषण की पूरी देखरेख कर रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, पूरे तरीके से उनको खुश रखा है,
तो फिर यहाँ आवश्यक नहीं है कि वो वृद्ध या वो माता पिता उस बच्चे से भी अपना खर्चा या पालन पोषण कराएं और उसके लिए भी न्यायालय में आवेदन पेश करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनका पालन पोषण कर ही रहा। तो जो बाकी बच्चे बच जाते हैं उनके लिए वो न्यायालय में आवेदन लगा सकते हैं। अपना इतने स्थान को जाएगा ये बच्चे मेरा देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है वो मेरी देखभाल नहीं कर रहा। उसके लिए सबको घसीटने की आवश्यकता नहीं है न्यायालय में। कैसे पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा यदि वो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उनके लिए भी सुविधा है, उनकी टिकट उनका दर जो होगा वो कम होता है। उनके बैठने के लिए नीचे की सीट दी जाती है, बराबर वाली सीट दी जाती है, ताकि वो न्यायाधीश होते हैं उसमें बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। वो कई समय के बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और वो टाइम लिमिट को देखते हुए उनको ये सुविधा दे दी जाती है कि ठीक है आप इनको इतना रुपया देगी अपनी सास को या ससुर को। तो स्थिति भिन्न हो जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि टाइम को बचाने के लिए और वृद्ध को जल्दी से जल्दी सुविधा प्रदान कराने के लिए आप लोग हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम के तहत आवेदन लगवा सकते हैं उनके लिए। पर इसके पहले आप लोग भरपूर प्रयास करें कि किसी ना किसी तरीके से वृद्ध जन को न्यायालय तक आने की लिए आवश्यकता ना हो, क्योंकि आज काम इतना बढ़ गया है कि उस समय ये जरूर है कि हम लोग ऊपर लिख के रखते हैं सीनियर सिटीजन, मतलब उस केस को हमको जल्दी डिसाइड करना है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार वृद्ध लोग न्यायालय तक जल्दी नहीं आ पाते हैं। शाम को 4 बजे आते, 3 बजे आते, तब तक दूसरा काम रहता है और उनको बेचारों को बैठना पड़ जाता है। तो ये समझाने का प्रयास आप जरूर करें। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देवेंद्र सर, सभी मेंबर, सभी अधिवक्ता मेंबरों में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि इस कार्यशाला का टॉपिक है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, तो मैं उस एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। हिसाब से जो 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अभी पूरी पॉपुलेशन के 8.6% है और 2050 में ये 21.1% हो जाएंगे। यदि कोई तो इसलिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी। अब इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जो मैंने जिनको आप लोगों को जानना जरूरी है, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें पहला तो ये है कि पेरेंट्स, 2 वर्ड दिए उसमें। पेरेंट्स कौन होता है? पेरेंट्स जो होते हैं जिनके बच्चे जिनके बच्चे होते हैं, उनको जरूरी नहीं होता है कि वो 60 साल से अधिक हो या नहीं हो, तो मायना नहीं है, तो वो पेरेंट्स उन बच्चों से उसके लिए मेंटेनेंस मांग सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए मेंटेनेंस मांगने के लिए ये फिक्स है कि उनका एज 60 साल से अधिक होना चाहिए। तो जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन में ऐसे भी कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो उन लीगल हेयर्स से प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, उनके विधिक प्रतिनिधि से मांग सकते हैं मेंटेनेंस, जो उनके खत्म होने के बाद, मृत्यु के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका हक रहेगा, उनसे वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो उनका लिए क्या करना होता है कि सेक्शन 5 में एक एप्लीकेशन लगता है। एप्लीकेशन जो लगता है वो एक जो इसमें बनाया हुआ है मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये करा है 6 महीने का जब एक्ट आया था, 6 महीने के अंदर इसके अंदर एक अधिकारी को बैठाएंगे और अधिकारी होगा वो LDO ऑफिसर, उससे ऊपर होगा। तो अभी यहाँ ADM साहब आए थे, वो इसके ट्रिब्यूनल के हेड है। उसके लिए क्या होता है कि एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। जो अब इसमें कौन लगा सकता है, तो उसमें ये कि जो माँ बाप अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने बच्चों के खिलाफ, यदि उनके बच्चे नहीं हैं तो जो लीगल हेयर्स है उनके खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन का ये है कि एक इसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ, नो पार्टी टू ए प्रोसीडिंग बिफोर ए ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लीगल पिटिशनर। लेकिन इसके लिए भी एक पंजाबन हाईकोर्ट, ऑनरेबल पंजाबन हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें ये बोला है कि अब लीगल पिटिशनर जो है, जो एडवोकेट्स है, उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो एडवोकेट जो साहब लोग हैं वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एचडीएम क्या है, एप्लीकेशन फाइल होती है। एप्लीकेशन फाइल होते ही एचडीएम उसमें ये करते हैं, 1 महीने के लिए कंसीलिएशन ऑफिसर होता है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है,
वो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाते हैं। कंसिलिएशन ऑफिसर दोनों पार्टियों को बैठा के ट्राई करते हैं कि कोई बिना समझ आए उनकी प्रोसीडिंग करेंगे और लास्ट में जो मेंटेनेंस अलाउंस डिसाइड करेंगे। अभी जो फिलहाल एक्ट है 2007 का, उसके हिसाब से 10,000 तक के लिए फिक्स है, 10,000 से ज़्यादा का नहीं दे सकते हैं। लेकिन संसद ने इस बारे में एक बिल भी लाया हुआ है, 2019 का बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है, उसमें ये दिया कि 10,000 से भी ज़्यादा इसमें आप पास कर सकते हो। साथ में एलडीएफ साहब भी उपस्थित हुए थे, किसी कारण से जो देखिए करना हो गया। यहाँ अधिवक्ता साथी भी हैं कि जैसे कि कार्यशाला आप एक माता पिता है वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण के बनाने के पर्पज़ पे आज जो मैडम ने बहुत अच्छे विस्तार से बताया कि क्या इसका रीज़न क्यों है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हमको महसूस हुई कि क्यों अधिनियम बनाया गया। जब 2005 का जब घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया, उसके बाद सरकार ने और बाकी सभी जगह से ये मांग उठी कि भाई महिलाओं के संबंध में तो बना गया अधिनियम, तो बुजुर्ग हमारे वरिष्ठ जन जो जन हैं उनके संबंध में भी हमको कार्य करना चाहिए। और उसमें अकाउंटेबिलिटी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, फोर्टी में यही हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हम उस पर्पज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अधिनियम बनाया गया। साथ ही जैसे मैडम ने 125 के बारे में बताया, प्लस एसडीएम साहब ने जो अधिनियम के बारे में बताया, तो ये इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोनों एक साथ आवेदन पैरेलल नहीं चला सकते कि आप यहाँ 125 के आवेदन लगा दें और वहाँ पे अधिग्रहण में जाके आवेदन लगा दें। तो ये आप लोग उसको ध्यान रखें, सिर्फ एक ही बच्चे से मांगे, तो क्योंकि जो दायित्व है सभी चारों बच्चों का है, या जितने भी उनके बच्चे हैं सभी का दायित्व होता है, तो उसको हमको देखना है। और इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये अधिनियम है 2016 में नालसा का एक सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम आया है, उसमें भी पूरे इसी जो पूरा कह लीजिए प्रोफार्मा के तहत ही उसमें इंक्लूडेड है। उसमें भी हमका नालसा में एक जैसे सुप्रीम कोर्ट की जैसे गाइडेंस है कि जितने भी जो सीनियर सिटीजन के केसेस है टाइप प्रायोरिटी से इसको देखना है। पहले जैसे मतलब डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं आपको 5 साल 10 साल के जो डिस्क्लोजर पे देखते हैं प्रायोरिटी में इसको दें, महत्व दें, वैसे ही सेम इसमें सीनियर सिटीजन केस को देना है। इसके साथ ही जैसे मैडम ने बताया कि रेलवे टिकट एयर टिकट में ये विशेष सुविधा है, प्लस हॉस्पिटल के लिए भी अलग से एक लाइन होना चाहिए, डेडिकेटेड एक वो भी होना चाहिए, हॉल भी होना चाहिए, उनके लिए बेड भी होना चाहिए, ताकि कुछ ऐसा कोई संभावना कोई दिक्कत हो तो उनको जल्दी से उनको जो भी राहत हम देना चाहिए मेडिकल साइड से भी टिकट वगैरह जो लेना है वो भी हम कर सकें। और साथ में आप सबको जो कॉपरेट दिया है उसमें भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें शॉर्ट में पूरा अधिनियम के बारे में दिया गया है, उसको आप देखेंगे, उसमें काफ़ी अच्छे से विस्तार से बताया गया है। साथ ही मैं देवेंद्र दीक्षित जी का भी आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि उन्होंने संक्षिप्त समय में अधिनियम के बारे में जानकारी दी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा और आगे हम जो प्रचार प्रसार करते हैं विशेषकर फेसबुक के माध्यम से तो उनको अच्छे से रख सकेंगे और जो जानकारी अगर आपसे कोई पूछते हैं सामने में तब उनको बता पाएंगे। मैं अधिवक्ता साहब लोग से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि कई बार होता है जैसे एसडीएम साहब बोलते कि एडवोकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे इतने रूल्स और हाई कोर्ट के डिसीजन या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ गए हैं जिसमें हम एडवोकेट के थ्रू भी आप लगा सकते हैं। साथ ही हम लोग जैसे नया उसमें डायरेक्शन है नालसा में कि हम विशेष रूप से जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अलग से एक पैनल लॉयर का लिस्ट बनाएंगे जो डेडिकेटेड उनके ही केस देखेंगे। तो वो भी हम प्रयास करते हैं कि हम जल्दी बना रहे हैं और अधिवक्ता संघ का सहयोग रहेगा तो जल्दी ही लिस्ट हम रेडी करके सबको सबमिट कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।